हेलो गाइस, वेलकम टू हाईगेट्स इंडिया। अभी कुछ हफ्तों से आपने इसराइल पैलेस्टाइन इशू काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा। तो आज हम जानेंगे कि ये इशू है क्या, क्यों इतना वायलेंस हो रहा है, उसका पूरा डिटेल जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बात करते हैं इसके हिस्ट्री से। लेट 19th सेंचुरी में जब ज्यूनिज्म मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो थियोडोर हर्जी थे वो चाहते थे कि ज्यूज़ का एक अपना अलग नेशन बने। वो चाहते थे कि सारे के सारे ज्यूज़ उस होली लैंड में अपना एस्टेब्लिशमेंट करें जहाँ पे 3,000 साल पहले उनकी ज्यूज़ का किंगडम हुआ करता था, जो कि पैलेस्टाइन में है। 1890 में काफ़ी ज्यूज़ का मूवमेंट होता है पैलेस्टाइन में, क्योंकि यूरोप में उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार बढ़ जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट होता है इस इशू में, और जब जब ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट हुआ तब तक चीज़ें खराबी हुई है। 1917 में सर आर्थर वेलफेयर ने एक वेलफेयर डिक्लेरेशन रिलीज करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम ज्यूज़ की मदद करेंगे पैलेस्टाइन में उसमें इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। और इसी के साथ वो फ्रांस और रशिया के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, स्काई स्पीकर, जिसमें वो बोलते हैं कि हम आपको मिडल ईस्ट कंट्री देंगे रूल करने के लिए, जिसमें पैलेस्टाइन का हिस्सा यूके के पास होता है, सीरिया जॉर्डन फ्रांस के पास होता है, और कुछ एरिया टर्की का रशिया के पास होता है। और साथ ही अरब कंट्रीज़ को भी बोलते हैं कि हम भी आपको पैलेस्टाइन देंगे। तो इन द एंड किसी को कुछ नहीं मिलने वाला था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ज्यूज़ का माइग्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है पैलेस्टाइन में, जो कि पहले 3% था, अब वो 30% हो जाता है। वो आने के बाद ज्यूज़ काफ़ी लैंड खरीदती है पैलेस्टाइन से और फिर उनको हटाना चालू कर देती है, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव का माहौल बन जाता है। इसको शांत करने के लिए ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि सिर्फ 10,000 लोग ही ज्यूज़ आ सकते हैं पैलेस्टाइन में। इस स्टेटमेंट से ज्यूज़ रिवॉल्ट कर देती है ब्रिटिश के खिलाफ। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ज्यूज़ के ऊपर काफ़ी अत्याचार होता है बाय हिटलर, जिस कारण काफ़ी माइग्रेशन बढ़ जाता है पैलेस्टाइन की तरफ। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने पर ब्रिटिश ये डिसाइड करती है कि अब उसके बस का नहीं है, अब वो केस हैंड ओवर करता है यूएन को। यूएन जिसका गठन 1947 में हुआ था, उसके पास ये पहला केस आता है रिजॉल्व करने के लिए। 1948 में यूएन ये फैसला लेता है दोनों लैंड को इक्वली डिवाइड करके उनको स्टेट डिक्लेयर कर देता है। इस तरह इसराइल को ऐसा स्टेट डिक्लेयर किया गया है, ज्यूज़ को एक अपना कंट्री डिक्लेयर किया जाता है 1948 में। जो जेरूसलम वाला एरिया है वो सबके लिए तीनों धर्मों की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए उसको इंटरनेशनल कंट्रोल में दे देता है। पर इस फैसले से अरब कंट्री बिल्कुल खुश नहीं होती है। इजिप्ट, सीरिया, इराक, ट्रांसजॉर्डन अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, जिसे हम फर्स्ट अरब इसराइल वॉर 1948-49 भी कहते हैं। इसराइल ना ही उनसे लड़ता है बल्कि उनको पीछे भगा देता है, और जो एरिया यूएन ने पैलेस्टाइन को दिया होता है वो लैंड भी एक्वायर कर लेता है। जो गाजा होता है वो इजिप्ट एक्वायर कर लेता है, और वेस्ट बैंक जो होता है वो जॉर्डन एक्वायर कर लेता है, और इस वजह से पैलेस्टाइन के 7 लाख रेफ्यूजी अलग अलग कंट्री में माइग्रेटेड हो जाते हैं। 7 में अरब कंट्रीज फिर से वॉर डिक्लेयर करती है इसराइल के खिलाफ। इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया अपनी ट्रूप्स की मूवमेंट करती है इसराइल की तरफ। इसराइल प्रिमिटिव स्ट्राइक करता है इजिप्ट के ऊपर। प्रिमिटिव स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि आप पे कोई स्ट्राइक करे उससे पहले आप उस पर स्ट्राइक कर दो। इसराइल ना ही ये जंग जीतता है, बल्कि जो एरिया फर्स्ट वॉर के बाद इजिप्ट और जॉर्डन ने लिया था वो एरिया भी वापस लेता है। साथ में ही इजिप्ट का गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का ओरिजिनली पार्ट है, उसे भी एक्वायर कर लेता है। ये अरब कंट्रीज़ की सबसे भयंकर हार होती है, और इसी के साथ इसराइल अपनी लैंड एरिया भी काफ़ी बढ़ा लेता है। 1973 में इजिप्ट सीरिया अटैक करती है इसराइल के ऊपर अपना लैंड वापस लेने के लिए, जिसे हम यम किपुर वॉर के नाम से भी जानते हैं। यम किपुर एक रिलीजियस फेस्टिवल है ज्यूज़ का, जिस दिन वो अटैक होता है, और इसराइल को काफ़ी लॉस होता है, पर इसराइल वापस लड़ती है, और एट द एंड इसराइल और इजिप्ट आपसी बातचीत के तैयार हो जाते हैं। 1978 में कैम्प डेविड अकॉर्ड साइन किया जाता है इसराइल और इजिप्ट के बीच में, जिसमें इसराइल तैयार होता है सिनाई पेनिनसुला देने के लिए, जो कि उसने सेकेंड वॉर के टाइम पे एक्वायर किया था, पर बदले में इजिप्ट को इसराइल को ऐसा स्टेट मानना होता है। इसी के साथ इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जिसने उसको ऐसा स्टेट मानती है, और इसराइल के लिए एक बहुत ही डिप्लोमेटिक जीत होती है, क्योंकि इससे पहले कोई भी अरब कंट्री उसे स्टेट नहीं मानती थी। पर इस डिसीजन से इजिप्ट के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। प्रेसिडेंट अनवर सदात, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था और जिनको अवार्ड भी मिला हुआ नोबेल प्राइज़ का, उनको उनकी कुछ साल बाद हत्या कर दी जाती है। इन सभी के बीच 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है, जो कि पैलेस्टाइन के हक के लिए लड़ती है बाय यूजिंग पॉलिटिकल एंड टेरर टैक्टिक्स। पीएलओ 1960 और 70 में बेसिकली प्लेन हाईजैकिंग के लिए फेमस था, और उसने जो वर्ल्ड वाइड में इजरायली रह रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी टेरर एक्टिविटीज़ की है। हम बात करते हैं फर्स्ट इंटिफादा की। इजिप्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद इसराइल ने अपनी दमनकारी पॉलिसी बरकरार रखी पैलेस्टाइन के खिलाफ, जिसमें उनको फुल राइट्स नहीं दिए गए, मिलिट्री कंट्रोल रख लिया गया वेस्ट बैंक में। फॉर एग्जांपल 1950 लॉ ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ज्यूस इसराइल में आता है तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी, पर ये पैलेस्टाइन के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो पैलेस्टाइन के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और पीएलओ ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया इसराइल के खिलाफ, जिसमें काफ़ी वायलेंस हुआ, जिसमें 100 ज्यूस एंड 1000 पैलेस्टाइन की मौत हो गई। इन सब के बीच हमस की शुरुआत होती है। हमस और पीएलओ की सोच बिल्कुल नहीं मिलती, दोनों की सोच बहुत ही अलग है। पीएलओ जहाँ मानता है कि यूएन ने जो लैंड उनको दिया था वो लैंड वापस मिल जाए और दोनों अपने अपने लैंड पे खुशी से रहे, पर हमस का ऐसा मानना है कि इसराइल वहाँ बिलोंग ही नहीं करता, ये लैंड पैलेस्टाइन का है तो यहाँ पे पैलेस्टाइन ही रहेंगे, इसराइल नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी काफ़ी टकराव देखने को मिलता है।
फर्स्ट इंटिफादा के बाद 1993 में पीएलओ और इसराइल के बीच में एक ऑस्लो रिकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें पीएलओ के लीडर यासिर अराफात और पीएम इसराइल के पीएम इज़्ज़ाक रहमान उन्होंने वाशिंगटन में एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होगा इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। जो भी इशू है इसके बाद हम अगले 5 साल में इसको बेटर ढंग से सॉल्व करेंगे। साथ ही इसमें ये लिखा गया था कि जो पीएलओ है वो इसराइल को ऐसा स्टेट माने और जो इसराइल है वो पीएलओ को ऐसा पैलेस्टाइन का रिप्रेजेंटेटिव माने। ये वो दौर था जब इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बहुत ही शांति थी। इस एग्रीमेंट के इस काम के लिए, इस डिसीजन के लिए दोनों को नोबेल प्राइज़ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। पर ये जो डिसीजन था इसराइल के राइट विंग लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़ाक रहमान की 2 साल बाद हत्या कर दी गई। और इसके बाद फिर 2000 में कैंप डेविड टॉक के लिए वापस से पीएलओ और इसराइल को बुलाया गया, पर यह पीस टॉक फेल रहा। इसी के साथ 2000 में सेकंड इंटिफादा की शुरुआत होती है। इसका मेन रीज़न ये बताया जाता है कि जो पीएम एरिल शॉरन थे वो ट्रूप के साथ टेंपल माउंट में पहुंच गए। टेंपल माउंट बोल सकते हैं या फिर आप हरम अल शरीफ जो बोल सकते हैं, जो कि इस्लामिक का एक थर्ड हॉलिस्टिक प्लेस है। जो वहाँ के लोग थे उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया और एक ये वायलेंस का रूप इसने ले लिया, जिसमें 1000 ज्यूस मरे, 3200 पैलेस्टाइन के आसपास मौत हुई और बसेस में बहुत बॉम्बिंग की गई और टेररिस्ट अटैक बहुत हद तक बढ़ गया था। सेकंड इंटिफादा के बाद एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया थिंकिंग और पॉलिसी में। एक राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिला पॉलिटिक्स में, जहाँ पहले ये वादे किए जाते थे रूलिंग पे आने पे कि हम इस इशू को सॉल्व करेंगे और एक एक बराबरी का दर्जा देंगे दोनों को। वहीं पे सेकंड इंटिफादा के बाद ये वादे किए गए कि हम पैलेस्टाइन को नक्शे से गायब कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बजाय किस तरीके से मैनेज किया जाए इस इशू को, उस नज़रिए से देखा जाने लगा। इसराइल ने अपने सारे ट्रूप्स और लोगों को गाजा से बुला लिया, क्योंकि इसराइल ने यह मान लिया था कि कुछ भी हो जाए हम गाजा को तो इंक्लूड नहीं करने वाले। इसी वजह से हमस काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बढ़ गया गाजा स्ट्रिप में 2006 में। 2006 में इलेक्शन जीतने के बाद हमस एक गवर्नमेंट रूल बना वहाँ पे गाजा स्ट्रिप में, पर जो पीएलओ की पार्टी फतह थी उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके कारण 2007 में हमस वापस से रूलिंग गवर्नमेंट में आया और उसने फतेह को वहाँ से निकाल दिया। अब जो 2 एरिया थे पैलेस्टाइन जहाँ लोग रहते थे, एक था गाजा स्ट्रिप और एक था वेस्ट बैंक जेरूसलम, दोनों में अलग अलग रूलिंग पार्टी रही। गाजा स्ट्रिप में हमस का कंट्रोल था और वेस्ट बैंक में पीएलओ की पार्टी फतेह का रूल था। हमस पावर में आते ही उसने अपने असली रंग दिखा दिए। उसने कई सारे रॉकेट लॉन्चेस कर दिए इसराइल के खिलाफ। इस सब को देखते हुए इसराइल ने पूरे गाजा स्ट्रिप को ब्लॉकेट कर दिया, चाहे वो लैंड, वाटर या फिर एयर हो। जब उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो गाजा है उनको आसपास की नेबरिंग कंट्री जैसे इजिप्ट और ईरान से एम्यूनेशन, रॉकेट लॉन्चेस के सपोर्ट मिलता है, तो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इजरायली पीपल्स दे हैव डन दिस। पर यूएन ह्यूमन राइट्स ये भी कहती है कि कई सारे ह्यूमैनिटी थिंग्स जो कि हम गाज़ा में भेजना चाहते हैं, जैसे फूड, वाटर या फिर अदर प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं गाज़ा में, उसको भी इजरायली आर्मी ने ब्लॉकेट करके रखा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गाज़ा लगातार पिछले 10 सालों से गिरता ही आ रहा है। इसका एक रीज़न ये ब्लॉकेट भी है। तो हम बात करें कि इश्यूज़ क्या है। 1948 और 67 के टाइम पे काफ़ी सारे पैलेस्टाइन रेफ्यूजी आसपास के नेबरिंग कंट्री में जाकर सेटल हो गए, तो वो लोग आज भी कैंप्स में रहते हैं। तो पैलेस्टाइन का ये कहना है कि जब भी इशू रिजॉल्व हो उनको वापस बुलाया जाए और उनको प्रॉपर दर्जा दिया जाए, पर इजराइल इस चीज़ को मना करता है। दूसरा इशू ये है कि जो मिलिट्री ने ऑक्यूपाइड कर रखा है वेस्ट बैंक और गाज़ा में ब्लॉकेट कर रखा है, उस चीज़ को भी हटाए। तीसरा इशू ये है कि जो इसराइल ने इलीगल सेटलमेंट कर रखा है वेस्ट बैंक के, उस चीज़ को भी बंद करे और हटा दे वहाँ से। इसे इलीगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसराइल ने वो ज़मीन कब्जा किया था, ना कि यूएन ने उसको दिया था। यूएन ने स्टार्टिंग में वो ज़मीन पैलेस्टाइन को दिया था और वहाँ पे इसराइल ने कब्जा किया था। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 49 ऑफ फोर्थ जनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी ज़मीन अगर आपने कब्जा किया तो उसके ऊपर आप सेटलमेंट नहीं कर सकती, इलीगल है। जब उसने ये चालू किया था, कई सारे कंट्री जैसे यूएस, यूके और फ्रांस ने उसको कहा भी था कि इलीगल सेटलमेंट है, पर इसराइल ने उनकी बात नहीं मानी और इसराइल ने कंटिन्यू किया। दूसरा है कि वाटर रिसोर्स वाला जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि इस इशू ने इतना भयानक रूप ले लिया और इतना बड़ा इशू बन गया है। तो ये सब शुरू होता है शेख जरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से। शेख जरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कई सालों से इजरायली ज्यूज़ और पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज़ के बीच में चलता आ रहा है। 1948 में जब अरब कंट्रीज़ ने इसराइल पर हमला किया था, तो कुछ पैलेस्टाइन रेफ्यूजी अलग अलग कंट्रीज़ में चले गए थे। उसमें से कुछ पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज वेस्ट बैंक में चले गए थे, क्योंकि तभी जॉर्डन के कंट्रोल में था। जॉर्डन ने इनके लिए हाउसिंग यूनिट्स बनाया। फिर 1967 में जब इसराइल ने इस पर कब्जा किया तो उन्होंने ज्यूज़ को परमानेंट रेसिडेंट दिया वहाँ का, जबकि पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज़ को किसी भी तरह का परमानेंट रेसिडेंट नहीं मिला वहाँ पर। और इसराइल क्लेम करती कि वो ज़मीन उनकी है, क्योंकि ज्यूज़ ने वो ज़मीन खरीदी हुई थी बहुत पहले। पर ये पैलेस्टाइन लोगों का ये भी कहना है कि इसराइल के लॉ के हिसाब से इसराइल लॉ सिर्फ और सिर्फ ज्यूज़ के फेवर में, क्योंकि उनके लॉ के हिसाब से
सिर्फ ज्यूस को हक है उनकी अपनी ज़मीन क्लेम करने का, जबकि पैलेस्टाइन को कोई भी हक नहीं है। ये इशू पे कई सारे विवाद हुए, कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए, पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि ये ज़मीन ज्यूस की और पैलेस्टाइन को वहाँ से हटना होगा। पर पैलेस्टाइन के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये इशू तब बड़ा बन जाता है जब रमज़ान के आखिरी हफ्ते में कुछ पैलेस्टाइन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और पुलिस पर हमला करके अल अक्सा मॉस्क के अंदर चले गए, जहाँ पे काफ़ी लोग शांति से प्रेयर कर रहे थे, और इजराइल की पुलिस और सिस्टम को चैलेंज किया। इसके रिएक्ट में इजराइल के पुलिस ने अल अक्सा मॉस्क के अंदर गए और वहाँ पे काफ़ी सारी ब्रुटैलिटी की और कई सारे लोगों को अरेस्ट किया। और इस इंसिडेंट के बाद कई सारे पैलेस्टाइन लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने इसके खिलाफ वायलेंस कर दिया, जिसके कारण काफ़ी लोग घायल हुए दोनों साइड से। इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे पाकिस्तान, यूएई ने इसे काफ़ी निंदा की और कहा कि उनको नहीं घुसना चाहिए था अंदर, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग शांति से प्रेयर भी कर रहे थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए हमास ने कई सारे रॉकेट लॉन्चेस कर दिए इसराइल की तरफ और उस पर अटैक कर दिया, पर इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने उस चीज़ को काफ़ी न्यूट्रल कर लिया और किसी भी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ नुकसान हुए हैं, पर किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपको जानना है कि आयरन डोम क्या है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हमास के इस एक्शन का रिप्लाई देते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई सारे अटैक किए गाज़ा सिटी पे और कई सारी बिल्डिंग को तहस नहस करे, जिसमें रेसिडेंटल बिल्डिंग, हॉस्पिटल और न्यूज़ एजेंसी जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमास जो है इन बिल्डिंग से अपनी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देता है। और इसके प्रूफ में उन्होंने इजरायल डिफेंस फोर्स ने अपनी ट्विटर हैंडल पर कुछ फोटोज़ भी रिलीज़ किए हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि किस तरीके से हमास रेसिडेंटल बिल्डिंग में रॉकेट लॉन्चर छुपा के वहाँ से उनको अंजाम देता है। और इन सब में कई सिविलियंस की मौत हुई है, करीबन 200 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हुई है और कई सारे सिविलियंस घायल हुए हैं। इस तरह का एक्टिविटी पहली बार नहीं हुआ, इस तरह का वॉर पहली बार नहीं हुआ है। 2008, 12 और 14 के टाइम पे भी इस तरीके का सिमिलर काइंड का सिचुएशन देखा गया था, जिसे हम गाज़ा वॉर बोलते हैं। कई सारे सिविलियंस घायल हुए थे दोनों साइड से। जनेवा अकॉर्ड के हिसाब से किसी भी डिफेंस फोर्स को सिविलियंस को मारने का कोई हक नहीं है, पर दोनों साइड से सिविलियंस को ही टारगेट किया जाता है। इन सब में इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग सपोर्ट किया है। जिस तरह यूएस इसराइल को सपोर्ट करते हुए कहता है कि इसराइल को पूरा हक है उसको सेल्फ डिफेंस करने का, वहीं पे अरब कंट्रीज़ ये कहती है कि ये एक इनह्यूमैनिटी और इसके ऊपर इसराइल के ऊपर केस होना चाहिए। अब बात ये आती है कि इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है। इंडिया ने बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि हम किसी भी तरह का वायलेंस की निंदा करते हैं, चाहे वो हमास की तरफ से हो या फिर इजराइल की तरफ से। और इंडिया ने साथ में ये भी कहा है कि जैसा मैप 1948 में था, इंडिया उस तरीके का मैप वापस देखना चाहता है। तो अब इंडिया का स्टेटमेंट इस तरीका क्यों है? क्योंकि इंडिया अभी किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अभी हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन हुए अरब कंट्रीज़ के साथ और काफ़ी ट्रेडिंग भी होती है। और हम पैलेस्टाइन का सपोर्ट भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि इसराइल के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। और अगर इंडिया इजराइल का सपोर्ट करता है तो वो पाकिस्तान पीओके वाले इशू पे कभी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जो काम इजराइल ने किया वही काम पाकिस्तान ने किया है। इसलिए इंडिया को अपना स्टैंड बहुत डिप्लोमेटिक रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया को किसको सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं हम। इस तरह के वीडियो और देखने के लिए हाईग्रेड्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।